हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फिजिक्स की यूनिट 2 द्रव के समान गुण के बारे में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है प्रत्यास्था। किसी पिंड का वह गुण जिससे वह प्रत्यारोपित बल को हटाने पर अपनी प्रारंभिक आकृति एवं आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है, प्रत्यास्था कहलाता है तथा उत्पन्न विरूपण प्रत्यास्था विरूपण कहलाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई पिंड है और अगर हम उस पिंड पर क्या कर रहे हैं, कोई बाह्य लगा रहे हैं, बाह्य F लगा रहे हैं और इसके कारण ये जो पिंड है थोड़ा सा अपनी आकृति बदल ले और उस पिंड में से जब अपन बल को वापस हटाएं यानी बल को हटाएं तो वो अपनी पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाए। जैसे स्पंज वगैरह को हम दबाते हैं तो वो थोड़ा सा दब जाता है और उसके बाद अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्था बोलते हैं। और जो विरूपण उत्पन्न होता है कुछ समय के लिए उसे प्रत्यास्था विरूपण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिकता वह है कि जब एक पंख पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंडक में अपना प्रारंभिक आकार प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होती, यह स्थायी रूप से विरूपित हो जाता है। इस प्रकार के पदार्थ को प्लास्टिक तथा पदार्थ के इस गुण को प्लास्टिकता कहते हैं। जिस प्रकार हमने अभी क्या किया, एक प्रत्यास्था के लिए किसी पिंड पर बल लगाया और उसे जब हटाया तो वो अपनी पुनः स्थिति में आ गया, उस गुण को प्रत्यास्था कहा। पर जब अपन किसी पिंड पर क्या करें, बल लगाए और वह जो है बल हटाने पर अपनी प्रारंभिक स्थिति में नहीं आ पाता है, प्रारंभिक स्थिति में नहीं आता है। जैसे हम क्या करें, किसी प्लास्टिक की वस्तु पर या किसी ठोस वस्तु पर क्या करें, बल लगाएं और उस वस्तु पर बल लगाएं या फिर जो हमारे पास प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है गीला, उस पर हम बल लगाते हैं और वो अपनी आकार परिवर्तन कर लेता है। उसके बाद बल हटाने पर वह अपने पुनः आकार में नहीं आ पाता है। इस गुण को क्या बोलते हैं? प्लास्टिकता कहते हैं। पंख और पुट्टी लगभग आदर्श प्लास्टिक है। कैसे है? आदर्श प्लास्टिक है। नोट: जब किसी पिंड पर एक विरूपक बल लगाया जाता है तो उसमें एक प्रत्यानयन बल विकसित हो जाता है। यह प्रत्यानयन बल मान में प्रत्यारोपित बल के बराबर तथा दिशा में उसके विपरीत होता है। जब हम क्या करते हैं किसी पिंड पर, जब हम किसी पिंड पर क्या करते हैं, बल लगाते हैं इस पर, तो पिंड पर हमने बल F लगाया तो उस पर पिंड पर एक बल और जो है उत्पन्न हो जाता है, यानी कि वो इस बल के विपरीत दिशा में हो जाता है। इस बल को हम क्या कहते हैं? प्रत्यानयन बल कहते हैं। यह प्रत्यानयन बल जो है प्रत्यारोपित यानी हम जो बल लगा रहे हैं उस बल के बराबर होता है और दिशा में उसके कैसा होता है? विपरीत होता है। दिशा में कैसा होता है? विपरीत होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, प्रतिबल। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। जो प्रत्यानयन बल है वो किसी वस्तु के या किसी क्षेत्रफल के एकांक क्षेत्रफल पर लगे तो उस बल को क्या कहेंगे? हम प्रतिबल कहेंगे। यदि पिंड का क्षेत्रफल A वाले किसी अनुप्रस्थ काट की लंबवत दिशा में लगाए गए बल का मान F है तो प्रतिबल क्या हो जाएगा? प्रतिबल बराबर F बटे A। यहाँ F क्या है? एक प्रत्यानयन बल है और यहाँ पर A क्या है? क्षेत्रफल है। SI मात्रक क्या हो जाएगा? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर होता है, इसलिए न्यूटन मीटर की घात -2 हो जाएगी। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा इसका? ML इनवर्स T इनवर्स 2। नोट: जब किसी ठोस पर कोई बाह्य बल कार्य करता है तो उसकी विमाएं 3 प्रकार से बदल सकती हैं। कितनी प्रकार से बदल सकती हैं? 3 प्रकार से बदल सकती हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, तनन बल, तनन प्रतिबल। किस पे? तनन प्रतिबल। यदि वस्तु पर बल लगाने पर वह तानित हो जाए तो उस पे क्या हो जाएगा कि एकांक क्षेत्रफल पर प्रत्यानयन बल को क्या कहने लगेंगे? तनन प्रतिबल कहने लगेंगे। क्या कहने लगेंगे? तनन प्रतिबल कहने लगेंगे। यदि वस्तु पर क्या करें, हम बल लगाएं और वो तानित हो जाए तो तब उसके एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल लगेगा उसे कौन सा बोलेंगे? तनन प्रतिबल बोलेंगे। अब आते हैं हम संपीडन प्रतिबल। जिस प्रकार हमने तनन प्रतिबल पढ़ा उसी प्रकार यदि हम किसी प्रत्यारोपित बलों के कार्य से बेलन संपीडित हो जाए, यदि हम किसी वस्तु पर क्या करें, बल लगाए और वो कैसी हो जाए? संपीडित हो जाए, तो एकांक क्षेत्रफल पर जो प्रत्यानयन बल कार्य करेगा उसे हम क्या कहेंगे? संपीडन प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? संपीडन प्रतिबल। तनन या संपीडन प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल भी कहते हैं। कौन सा
प्रतिबल अनुदैर्घ्य प्रतिबल भी कहा जाता है। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, अनुदैर्घ्य विकृति। अनुदैर्घ्य विकृति पिंड की लंबाई में परिवर्तन डेल एल तथा उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई एल के अनुपात को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य विकृति कहते हैं। यानी अनुदैर्घ्य विकृति बराबर डेल एल अपॉन एल। यहाँ पर डेल एल क्या है? लंबाई में परिवर्तन, और एल क्या है? प्रारंभिक लंबाई हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं हम, स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। कौन सा? स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल। लगाए गए स्पर्शी बलों के कारण एकांक क्षेत्रफल पर उत्पन्न प्रत्यानयन बल को क्या कहेंगे? स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल कहेंगे। अब स्पर्शी या अपरूपण प्रतिबल पढ़ा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास अपरूपण विकृति। स्पर्शी बल के कारण फलकों के सापेक्ष विस्थापन डेल एक्स या बेलन की लंबाई एल के अनुपात को अपरूपण विकृति डेल एक्स बटे एल कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है जलीय प्रतिबल। जलीय प्रतिबल द्रव से बाहर निकलने पर पिंड अपनी प्रारंभिक आकृति तथा आकार को पुनः प्राप्त कर लेता है। यदि हम किसी पिंड को क्या करें? जल में डुबोएं। क्या करें? हम जल में डुबोएं। तो जल में डुबोने के बाद हम उसे बाहर निकालें तो वह अपना पुनः आकार प्राप्त कर लेगा, प्रारंभिक अवस्था ही प्राप्त कर लेगा। तो इस स्थिति में क्या होगा कि एकांक क्षेत्रफल पर आंतरिक प्रत्यानयन बल को जलीय प्रतिबल कहेंगे। जब किसी वस्तु पर प्रत्यानयन बल तो उत्पन्न हो रहा है, पर कब हो रहा है? जब उस वस्तु को जल में डुबोए और उसको जल से बाहर निकाले तो वो अपनी प्रारंभिक स्थिति में आ जाए, तब उस समय कौन सा प्रतिबल कार्य कर रहा होता है? जलीय प्रतिबल। इसका मान जलीय दाब एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल के बराबर होता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के बराबर होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, आयतन विकृति। जलीय दाब के कारण उत्पन्न विकृति को क्या कहेंगे? हम आयतन विकृति कहेंगे। आयतन विकृति डेल भी अपॉन भी, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? डेल भी क्या हो जाएगा? डेल्टा भी आयतन में परिवर्तन, और भी क्या हो जाएगा? यहाँ प्रारंभिक आयतन। भी क्या हो जाएगा? प्रारंभिक आयतन। यहाँ नोट है कि विकृत प्रारंभिक विमा और विमा में अंतर का अनुपात होता है, इसलिए इसका कोई इकाई या विमी सूत्र नहीं होता। जो विकृति है वो क्या होती है? प्रारंभिक विमा और विमा में अंतर का अनुपात होता है, इसलिए क्या हो जाएगी? इसकी कोई विमी सूत्र भी नहीं होगा और इसका कोई इकाई भी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम, हुक का नियम। हुक का नियम क्या बोलता है कि प्रतिबल जो है अनुक्रमानुपाती है किसके? विकृति के। तो प्रतिबल बराबर के इंटू विकृति, के गुणित विकृति, वह के इक्वल्स टू प्रत्यास्था गुणांक। क्या है यहाँ पर? के प्रत्यास्था गुणांक। नोट, हुक का नियम प्रतिबल विकृति वक्र के केवल रेखीय भाग में वैध है। रेखीय भाग में बस वैध है। प्रतिबल एक सदिश राशि नहीं है। प्रतिबल जो क्या है? एक सदिश राशि नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है तरलों में दाब। तरलों में दाब। तरल पदार्थ में दाब का संबंध तरल के गहरे स्थान पर स्थित कणों के द्वारा ऊपर के कणों पर लगाए गए दाब से होता है। यह दाब तरल के घनत्व और गहराई पर निर्भर करता है। जब तरल पदार्थ में क्या कर रहा हो? दाब लग रहा हो, तो उसका संबंध क्या होता है? उसकी गहराई से संबंधित होता है और उसकी गहरे स्थान में स्थित कणों के ऊपर जो कणों पर लगाए गए दबाव से होता है। तो देखो यहाँ पर पहला क्या हो जाएगा कि गहरी स्थितियों में दाब। कौन सा प्रभाव पड़ रहा है? पहले गहरी स्थितियों में दाब। तो जब एक तरल में नीचे की ओर जाते हैं, गहराई में जा रहे हैं यानी नीचे की ओर जा रहे हैं, तो उस स्थान पर दाब बढ़ता है, क्योंकि ऊपर का तरल उस पर क्या करता है? दाब डालता है। जैसे कि हम किसी समुद्र क्षेत्र में क्या करें? गहराई की ओर बढ़े। किसी ओर बढ़े? हम गहराई की ओर बढ़े। तो गहराई की ओर बढ़ने पर क्या होगा? दाब जो है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। दाब कैसा होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, क्योंकि ऊपर जो है, ऊपर का तरल उस पर क्या कर रहा है? दाब डाल रहा है। ऊपर का तरल क्या कर रहा है? उस पर दाब डाल रहा है। तो दाब बराबर क्या हो जाएगा? रो जी एच। रो क्या हो जाएगा? यहाँ तरल का घनत्व, और जी क्या हो जाएगा? गुरुत्वाकर्षण त्वरण, और एच हो जाएगी गहराई। अब क्या करेंगे? गहराई में जाएंगे तो क्या करेगा? उस पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। दूसरा टॉपिक क्या है? गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव तरल के कणों पर होता है, जिससे वे नीचे की ओर आकर्षित होते हैं। इस प्रभाव के कारण ही हम तरल पदार्थों को एक जगह पर स्थित नहीं हो पाते, बल्कि वे किसी कंटेनर के
आकार के अनुसार फैलते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण तरल पदार्थ में दाब और बहाव जैसी घटनाएं होती हैं। जब कोई तरल पदार्थ है वो क्या करेगा, उसमें क्या करेगा, गुरुत्वाकर्षण उसे अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा, तो वो ऐसे ऊपर तो रहेगा नहीं, वो सब ऐसे स्थल में फैलने लगता है। कैसे लगता है, फैलने लगता है। और इसी फैलाव के बचाव के कारण क्या करते हैं, उसे कंटेनर में रखते हैं और वो कंटेनर का क्या कर लेता है, उसी आकार का हो जाता है, कंटेनर के आकार का हो जाता है। अब नेक्स्ट है उत्प्लावकता। उत्प्लावकता जो है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उत्प्लावकता वह बल है जो तरल के अंदर डूबे हुए वस्तु पर तरल द्वारा लगाया जाता है और यह बल वस्तु को ऊपर की ओर धकेलता है। उत्प्लावकता को सिद्धांत को आर्किमिडीज सिद्धांत पर आधारित है। उत्प्लावकता क्या होती है, देखिए, अगर यहाँ पर क्या है, तरल है, यहाँ पर कोई क्या है, तरल है, एक कंटेनर में क्या है, तरल है, क्या है, तरल। और इस तरल में हमने क्या करी, कोई वस्तु को डुबोया, इसमें क्या किया, कोई वस्तु को डुबोया है, कोई वस्तु क्या है, तरल में डूबी हुई है। तो यहाँ पर जो तरल है वो क्या करेगा, तरल है जो वस्तु को ऊपर की ओर ढकेलेगा, क्या करेगा, ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा, ऊपर की ओर ढकेलने की कोशिश करेगा। जो ये बल जो है वो क्या कहलाता है, उत्प्लावकता। क्या कहलाता है, उत्प्लावकता कहलाता है। और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है जब कोई वस्तु किसी तरल में पूरी या आंशिक रूप से डूबती है तो उस पर उत्प्लावक बल लगता है और उस वस्तु के वजन के बराबर होता है। कैसा होता है, जो बल जो कार्य कर रहा है उस वस्तु के वजन, वस्तु क्या कर रही है, तरल में, ये वाली वस्तु देखिए, जो वस्तु है वो क्या कर रही है, तरल में दाब लगा रही है, तरल में क्या कर रही है, दाब लगा रही है, तरल में दाब लगा रही है, ऊपर से नीचे की ओर आने की कोशिश कर रही है। और जो तरल है वो वस्तु पर दाब लगा रहा है, यानी वो वस्तु को क्या कर रहा है, बाहर की ओर धकेलने की कोशिश कर रहा है। तो दोनों बल कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। नोट क्या है कि पहला, आर्किमिडीज के सिद्धांत को उत्प्लावन का भौतिक नियम भी कहा जाता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल जहाज बनाने में किया जाता है। जैसे जहाज कैसा होता है, भारी होता है, जहाज कैसा होता है, भारी। वो वस्तु तरल में क्या डूबने की कोशिश करेगा, पर तरल क्या करेगा, उसे ऊपर की ओर ढकेलता है। वो किस पे है, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। आर्किमिडीज के सिद्धांत का इस्तेमाल गर्म हवा के गुब्बारों के संचालन में भी किया जाता है। आर्किमिडीज एक ग्रीक गणितज्ञ थे। कौन से गणितज्ञ थे, ग्रीक गणितज्ञ थे। नेक्स्ट टॉपिक है श्यानता। सभी तरल आदर्श तरल नहीं होते, वह गति में कुछ प्रतिरोध डालते हैं। आदर्श तरल क्या होता है, जिसके बहने की गति में कोई विरोध ना हो, जैसे उसकी इस दिशा में बह रहा है तो उस दिशा का कोई विरोध ना करे। पर सब तरल कैसे हैं, आदर्श तरल नहीं होते। तरल द्वारा किसी पृष्ठ पर अपने प्रभाव या गति के कारण विरोध करने का गुण। यदि क्या कर रहा है, यहाँ पर कोई तरल इस दिशा में बह रहा है, इस दिशा में बह रहा है, ये तरल इस दिशा में क्या हो रहा है, तरल बह रहा है। तो इस दिशा का क्या करे, कोई तरल जो है बहाव की दिशा का विरोध करे, बहाव की दिशा का विरोध करे, यानी अविरोधी दिशा में लगे, है ना, विरोधी दिशा में लगे तो क्या हो जाएगा, विरोध कर रहा है। तो इस गुण को क्या कहते हैं, तरल का श्यानता गुण कहते हैं। कौन सा गुण कहते हैं, श्यानता गुण कहते हैं। मैंने नेक्स्ट जो है नोट यहाँ पर देखिए कि किसी द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे, शान बल कहेंगे। कौन सा बल कहेंगे, शान बल। द्रव या गैस को दो क्रमागत परतों के बीच उनकी आपेक्षिक गति का विरोध करने वाले घर्षण बल को क्या कहेंगे, शान बल कहेंगे। मापन किससे करते हैं हम श्यानता का, विस्कोमीटर से। किससे करते हैं, विस्कोमीटर से करते हैं। और इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन इंटू सेकेंड प्रति मीटर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक का नियम। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक का नियम। जब त्रिज्या, स्टोक का नियम क्या कहता है, जब r त्रिज्या वाली कोई छोटी गोलाकार वस्तु n श्यानता गुणांक वाले द्रव में नियत वेग v से गति करती है तो उसमें गति की विपरीत दिशा में शान बल F कार्य करता है, जिसका परिणाम क्या होता है, निम्न होता है। स्टोक का नियम क्या कहता है, जैसे कोई छोटी सी r त्रिज्या वाली क्या है, r त्रिज्या वाली क्या है, एक गोलाकार वस्तु, वो ईटा श्यानता गुणांक वाले क्या करे, द्रव में क्या करे, नियत वेग v से गति करे तो उसमें गति की विपरीत दिशा में एक शान बल कार्य करेगा। कौन सा बल कार्य करेगा, शान बल F कार्य करेगा, जिसका
परिणाम निम्न समीकरण द्वारा दर्शाते हैं। F बराबर 6 पाई ईटा आर भी, ये क्या है, स्टोक का नियम। इसे ही क्या कहेंगे हम, स्टोक का नियम कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसी में सीमांत वेग। कौन सा टॉपिक है, सीमांत वेग। सीमांत वेग क्या होता है कि किसी शांत द्रव में गिरती हुई गोली, किसी शांत द्रव में गिरती हुई गोली या किसी वस्तु के नियत वेग को सीमांत वेग कहेंगे। यदि कोई क्या है, ये शांत द्रव है, देखिए यहाँ क्या है, एक शांत द्रव है और शांत द्रव में एक गोली गिर रही है, क्या गिर रही है, गोली गिर रही है या कोई वस्तु, तो उस वस्तु या गोली का क्या नियत वेग को ही क्या कहते हैं, सीमांत वेग कहते हैं। जैसे कि नोट है यहाँ पर, जब कोई छोटा गोलाकार पिंड शांत द्रव में गिरता है तो शुरू में उसकी गति त्वरित रहती है, लेकिन गति विरोधी शांत बल के कारण जल्द ही उस पर परिणामी बल कैसा हो जाता है, शून्य हो जाता है और वस्तु नियत वेग से गिरती है। वस्तु क्या करती है, नियत वेग से गिरती है। सीमांत वेग को ही हम क्या कहते हैं, अंत्य वेग भी कहते हैं। कौन सा बल कहते हैं सीमांत बल को, अंत्य वेग। अब आते हैं बर्नौली का प्रमेय। कौन सा प्रमेय, बर्नौली का प्रमेय। तो बर्नौली का सिद्धांत ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत से प्राप्त किया जाता है। कौन से सिद्धांत से, ऊर्जा के संरक्षण के। अगर क्वेश्चन आए बर्नौली का सिद्धांत किससे प्राप्त किया गया है, तो ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत से। यह बताता है कि एक स्थिर प्रभाव में एक तरल पदार्थ में ऊर्जा के सभी रूपों का योग उन सभी बिंदुओं पर समान होता है जो चिपे बलों से मुक्त होते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि गतिज ऊर्जा, संभावित ऊर्जा और आंतरिक ऊर्जा का योग स्थिर रहे। कैसा रहे, स्थिर रहे। क्या बता रहा है कि स्थिर प्रभाव में तरल पदार्थ में ऊर्जा के सभी रूपों का योग क्या होगा, उस सभी बिंदुओं पर समान होता है। बर्नौली का सिद्धांत क्या कहता है कि नोट, बर्नौली का सिद्धांत केवल आइसोट्रॉपिक प्रभाव के लिए लागू होता है। कौन से प्रभाव के लिए, आइसोट्रॉपिक। बर्नौली प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग है, तो बर्नौली प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हम देखते हैं कि इस प्रकार है कि पहला जो है एयरफॉयल में लिफ्ट बल के गणना करने के लिए किया जाता है। फिर दूसरा है भाप इंजन या स्थिर बॉयलर पर एक इंजेक्टर में, भाप इंजन या स्थिर बॉयलर पर एक इंजेक्टर के रूप में हवाई जहाज के पंखों की आकृति बर्नौली प्रमेय पर आधारित है। बेंटोमीटर जो पाइप और द्रव के प्रवाह दर को मापने के लिए उपयोग किया जाता है, बर्नौली के प्रमेय पर सिद्धांत पर कार्य करता है। परफ्यूम की बोतलों या स्प्रे पेंट के कणों में ऑटोमाइजर बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये जो है बर्नौली के प्रमेय के अनुप्रयोग है। अब आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक है केशिकीय उन्नयन। केशिकीय उन्नयन, जब कोई तरल पदार्थ गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक संकीर्ण ट्यूब या छिद्रपूर्ण सामग्री के रिक्त स्थान के ऊपर उठता है तो इसे केशिकीय उन्नयन कहते हैं। इसे केशिका वृद्धि या केशिकत्व भी कहते हैं। इसका सबसे प्रचलित उदाहरण क्या है, जब हमारे घर में क्या होता है, दिए जलते हैं, उस पर क्या करते हैं, उस पर लगी होती है इस तरीके से रुई की बत्ती, और रुई की बत्ती क्या होती है, यहाँ पर जल रही होती है। रुई की बत्ती क्या हो रही है, यहाँ से जल रही है। यहाँ जो तेल भरा होता है वो रुई की बत्ती पे किस के कारण जाता है, केशिकीय उन्नयन के कारण। किसके कारण जाता है, केशिकीय उन्नयन के कारण। वो ऊपर की ओर चढ़ता है। किस ओर चढ़ता है, ऊपर की ओर चढ़ता है। कारण है कि तरल और ट्यूब की दीवारों के बीच असंजक बल, तरल अणुओं के बीच संसंजक बल, सतह तनाव। क्या कारण है इनके बीच में, जो है तरल और ट्यूब के दीवारों के बीच कौन सा बल कार्य कर रहा है, आसंजक। तरल के अणुओं के बीच सासंजक और सतह के तनाव के कारण। विशेषताएं क्या हो जाएंगी कि केशिका में जिस ऊंचाई तक तरल उठता है वह कई कारकों पर निर्भर करता है। दूसरा है केशिका का व्यास जितना छोटा तरल उतना ही ऊपर उठेगा। केशिका का व्यास क्या हो, जितना छोटा हो, कैसा हो, जितना छोटा हो, यानी जितना पतला पाइप हो उतना ऊंचा क्या होगा, तरल ऊपर उठेगा। केशिका वृद्धि का विभिन्न प्राकृतिक घटनाओं और व्यवहारिक अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। क्या करता है, व्यवहारिक घटनाओं जैसे दिए के जलने में क्या होता है, बाती में क्या होता है, तेल ऊपर की ओर चढ़ता है, केशिकीय उन्नयन के। नेक्स्ट टॉपिक है पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास यहाँ पर पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव जो है कि किसी द्रव का वह कोण जिसके कारण उसका मुक्त पृष्ठ खिंची हुई झिल्ली की तरह व्यवहार करता है। द्रव अपनी सतह को कम करने की कोशिश करता है। पृष्ठ तनाव क्या है, जैसे कोई पानी की बूंद होती है तो वो क्या करती है, फैलती नहीं है, वो क्या कर लेती है, अपने चारों ओर एक आवरण सा बना लेती है, अपनी झिल्ली बना लेती है, जो क्या करती है, उसकी
सतह को कम कर लेती है, कम करने का प्रयास करती है, और ये करती है बाहरी पृष्ठ एक झिल्ली की तरह खिंची हुई रहती है, खिंची हुई रहेगी। इसका ऐसा ही मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर। नोट है, पृष्ठतनाव द्रव की प्रकृति आसपास के वातावरण और तापमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव की प्रकृति आसपास के वातावरण और तापमान पर निर्भर करता है। दूसरा, वे द्रव जिसके अणुओं की विशाल आकर्षण आणविक बल होते हैं उनका पृष्ठ तनाव ज़्यादा होता है। जल में तापमान बढ़ने के साथ पृष्ठ तनाव घटता है। जल में क्या होता है? तापमान बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? घट जाएगा। जल के पृष्ठ पर धूल या कोई चिकनाई की उपस्थिति के कारण पृष्ठ तनाव क्या होगा? कम हो जाएगा। पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव के अनुप्रयोग। गर्म सूप स्वादिष्ट होता है क्योंकि इसके पृष्ठ तनाव का उच्च तापमान पर कैसा हो जाता है? कम। उच्च तापमान पर क्या हो रहा है? पृष्ठ तनाव घट रहा है। तो गर्म सूप का तापमान रहेगा वो ज़्यादा रहेगा, तो पृष्ठ तनाव कैसा हो जाएगा? कम। और सूप जो है जीभ के सभी हिस्सों पर फैल जाएगा, जिससे क्या लगने लगता है? वो स्वादिष्ट लगने लगता है। नेक्स्ट टॉपिक है ताप तथा ऊष्मा। ताप तथा ऊष्मा। ताप तथा ऊष्मा। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जिसका स्थानांतरण दो अथवा अधिक निकायों के बीच अथवा किसी निकाय तथा उसके परिवेश के बीच ताप में अंतर के कारण होता है। कैसा होता है? ताप के अंतर के कारण। नोट, किसी वस्तु को गर्म करने पर उसके ताप में वृद्धि हो सकती है, जिसमें प्रसार हो सकता है अथवा परिवर्तन भी हो सकता है। ताप में वृद्धि करेंगे तो क्या हो जाएगा? वस्तु में प्रसार हो सकता है, उसकी अवस्था भी परिवर्तित हो सकती है। ताप मापन। तापमापी थर्मामीटर का उपयोग करके ताप का क्या करते हैं? माप प्राप्त होती है। तापमापी की संरचना का आधार क्या है? कि ताप के साथ किसी द्रव का आयतन में क्या होने लगता है? द्रव के आयतन में परिवर्तन होने लगता है। जैसे समान कांच में द्रव प्रकार के तापमापी, जैसे कि हम तापमापी लेते हैं, जैसे हमने समान तापमापी देखा, तापमापी में क्या होता है? पारा लिया रहता है या क्या रहता है? अल्कोहल। तो क्या होता है? जब उसका तापमान के संपर्क में आता है तो उसका प्रसार होने लगता है, यानी बड़े परिसर में आयतन तापीय प्रसार रेखीय होता है। कैसा होता है? रेखीय। वो पारा या अल्कोहल क्या होता है? ऊपर उठने लगता है और हमें तापमान पता चल जाता है कि ताप के साथ साथ सभी पदार्थों की विमाएँ कैसी होने लगती हैं? परिवर्तित होने लगती हैं। यदि किसी वस्तु का ताप बढ़ाएं तो उसकी विमाएँ कैसी होंगी? परिवर्तित हो जाएंगी। दो मापक्रमों के रूपांतरण के लिए आवश्यक संबंध को फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस ताप के बीच ग्राफ से प्राप्त किया जा सकता है। यह एक सरल रेखा जिसका समीकरण क्या होगा? टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट -32 अपॉन 180 और टेम्परेचर इन सेल्सियस अपॉन 100। इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं यहाँ पर? फ़ारेनहाइट -32 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पर? 9 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? सेल्सियस अपॉन 5। सेल्सियस अपॉन 5 इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस और सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है शुद्ध जल। शुद्ध जल जो है मानव दाब के अधीन क्या करता है? जमना और उबलना जो है, तो जमने को क्या बोलेंगे? मानव दाब के अधीन अगर जल क्या होगा? जमेगा तो उसको क्या कहेंगे? हिमनांक। और उबलेगा तो क्या होगा? क्वथनांक। जिस ताप पर उबलेगा उस ताप को क्या कहेंगे हम? क्वथनांक। तो हिमनांक जो है जल का, शुद्ध जल का, वो सेल्सियस में कितना होता है? हिमनांक 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? जो है जल है वो क्या जमना चालू हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? जमना चालू। और उबलना कितने? 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगेंगे, यानी क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट में क्या होगा? 32 फ़ारेनहाइट हिमनांक हो जाएगा और 212 फ़ारेनहाइट क्वथनांक हो जाएगा फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट है परम शून्य ताप। कौन सा ताप? परम शून्य ताप। -273.15 डिग्री सेल्सियस अर्थात 0 केल्विन। 0 केल्विन का ताप कैसा कहलाता है? परम शून्य ताप। केल्विन तथा सेल्सियस का मापक्रमों के लिए मात्रक की अमाप अंश समान होते हैं, अतः इन मापक्रमों में तापों में संबंध इस प्रकार है। कोई भी टेम्परेचर जो होगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, ये कौन सा ताप हो जाएगा? केल्विन में। यहाँ पर केल्विन को हम क्या करते हैं? इस फॉर्मूले से हम बदल सकते हैं, सेल्सियस को केल्विन में बदल सकते हैं। अधिकांश पदार्थ
उत्तप्त होने पर प्रसारित होते हैं तथा सीलनता पर क्या होते हैं, सिकुड़ते हैं। जैसे हम क्या लेंगे, जल का उदाहरण। जल को हम क्या करेंगे, तापमान देंगे तो उसका क्या हो जाएगा, प्रसार होने लगेगा, वो उबलने लगेगा, भाप में बदलेगा और प्रसार होने लगेगा। पर जब अगर हम क्या करें, जल को क्या करें, शीतल करें, यानी उसका तापमान कम करें, तो वो क्या होगा, सिकुड़ना चालू हो जाएगा, यानी बर्फ बन जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास तापीय प्रसार। कौन सा, तापीय प्रसार। किसी वस्तु के ताप में वृद्धि होने पर उसकी विमा में वृद्धि होना तापीय प्रसार है। यदि हम किसी वस्तु में क्या करें, ताप करें और वो क्या होने लगे, प्रसारित होने लगे, उसकी विमाएँ कैसी होने लगे, प्रसारित, तो उसे हम तापीय प्रसार कहेंगे। लंबाई में प्रसार को रेखीय प्रसार कहेंगे, क्षेत्रफल में प्रसार को क्षेत्र प्रसार और आयतन में प्रसार को आयतन प्रसार कहेंगे। आयतन प्रसार गुणांक जो है अल्फा भी इक्वल्स टू क्या होता है, डेल भी अपन बी 1/del t। एल्कोहल एथिल एल्कोहल के लिए डेल अल्फा भी का मान पारे की तुलना में अधिक होता है तथा समान ताप वृद्धि के लिए इसमें पारे की तुलना में अधिक वृद्धि होती है। कैसी होती है, अधिक वृद्धि होती है। जल का असंगत व्यवहार। जल का कैसा व्यवहार, असंगत व्यवहार। जल कभी कभी कैसा व्यवहार करता है, असंगत। जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाए तो जल कैसा होगा, सिकुड़ता है। कैसे होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा, गर्म किया। और बल्कि अभी हमने पढ़ा है कि गर्म करने पे प्रसार होता है, पर जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाए तो वो सिकुड़ने लगता है। किसी दिए गए परिमाण के जल का आयतन कक्ष ताप से 4 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किए जाने पर घटता है और 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर आयतन बढ़ता है, अतः घनत्व घटता है। क्या होने लगेगा, घनत्व घटने लगेगा। असंगत व्यवहार है कि जल अगर जो किसी भी ताप से क्या करे, 4 डिग्री सेल्सियस तक आए, 4 डिग्री सेल्सियस तक आए तो ताप कैसे होने लगेगा, तब तक उसका जल का प्रसार क्या होगा, जल का प्रसार होता जाएगा। जल का कैसे होने लगेगा, प्रसार होता जाएगा। पर जब 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आए, 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे आए और उसको गर्म किया जाए, 4 डिग्री सेल्सियस 0 से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच गर्म किया जाए तो कैसे लगेगा, वो सिकुड़ने लगेगा। कैसे करेगा, सिकुड़ने लगेगा। 4 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर आयतन बढ़ता है। कैसे होने लगेगा, आयतन बढ़ने लगेगा और घनत्व घटता है। घनत्व क्या हो जाएगा, इसका घट जाएगा। अर्थात 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। जल का घनत्व कैसा होता है, अधिकतम। अगर पूछा जाए जल का घनत्व जो है कब अधिकतम होता है, जल का घनत्व कब अधिकतम होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऊष्माधारिता। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ऊष्माधारिता। किसी पदार्थ के तापमान को क्या करें, तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए, किसी पदार्थ के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को उस पदार्थ की क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता। क्या कहते हैं, ऊष्माधारिता। अगर ये पदार्थ है और इसका ताप है हमारे पास 7 डिग्री सेल्सियस और इसको हम 8 करना चाहें, 8 डिग्री सेल्सियस यानी 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना चाहें, तो हम इसको 7 से 8 करने के लिए जितनी ऊष्मा इसको देंगे, इस पदार्थ को देंगे या इस वस्तु को देंगे, वो क्या कहलाएगी, उसकी ऊष्माधारिता कहलाएगी। ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति केल्विन, जूल प्रति केल्विन। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट ऊष्मा। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप परिवर्तन के लिए, यदि किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का एकांक द्रव्यमान है और इसका हमें एकांक ताप परिवर्तन भी करना है, तो पदार्थ की ऊष्मा एक निश्चित एवं अनन्य मात्रा का अवशोषण अथवा बहिष्कृत करेगी। या तो वो ग्रहण करेगी या तो बाहर करेगी। तो इस मात्रा को क्या कहेंगे, पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। पर हाँ, इसके लिए क्या जरूरी है, पदार्थ का एकांक द्रव्यमान हो और इस पदार्थ का एकांक ताप हमें क्या करना हो, परिवर्तन या तो घटाना हो या बढ़ाना हो। जैसे ये 7 डिग्री यहाँ पर एकांक द्रव्यमान है और इसका हमें एकांक क्या करना पड़े, 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएं या घटाएं, तो इसके लिए हम बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा देंगे उसे भी विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे और घटाने के लिए जितनी ऊष्मा का ये क्या करें, बाहर करें, उसे भी विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। ऐसा ही मात्रक क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम प्रति केल्विन, जूल प्रति किलोग्राम केल्विन। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन की अवधि में
ऊष्मा की मात्रा का प्रति एकांक द्रव्यमान स्थानांतरण उस पदार्थ की इस प्रक्रिया के लिए गुप्त ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? गुप्त ऊष्मा कहलाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास चालन। नेक्स्ट टॉपिक है चालन। तो किसी वस्तु के दो संलग्न भागों के बीच उनके तापों में अंतर के कारण ऊष्मा स्थानांतरण की क्रियाविधि को चालन कहेंगे। यदि यहाँ पर कोई वस्तु हो, यहाँ पर दूसरी वस्तु है, इस वस्तु का ताप कैसा है? ज़्यादा है। इस वस्तु का ताप कैसा है? ज़्यादा। और इसका क्या है? कम। तो ज़्यादा ताप जिसका है वो इसको दे देगा थोड़ा सा, और इसमें जो होगा इधर से जो ताप का परिवहन हो जाएगा या प्रवाह हो जाएगा, उस क्रियाविधि को क्या कहलाएगी? चालन। यानी ताप क्या हो गया? चल के इधर से उधर जा रहा है, यानी चालन कहलाएगा। दूसरा टॉपिक है संवाहन। अगला टॉपिक जो है संवाहन, वह विधि जिसमें पदार्थ की वास्तविक गति द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण होता है, यह केवल तरलों में संभव है। चालन जो है ठोसों में संभव होता है, और जब तरलों में होता है चालन यानी ऊष्मा का स्थानांतरण, तो क्या कहलाता है? संवाहन कहलाता है। संवाहन प्राकृतिक और प्राणोदिक दोनों हो सकता है। संवाहन प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है, प्राणोदिक यानी मानव निर्मित भी हो सकता है, या किसी हस्तक्षेप के कारण हो सकता है। प्राकृतिक संवाहन में गुरुत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या निभाता है? गुरुत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट टॉपिक है विकिरण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास विकिरण। तो वायु में या वायु के द्वारा वायु में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण कहलाता है। वायु में क्या हो? वायु है यहाँ पर, और यहाँ से ऊष्मा का क्या हो रहा हो? स्थानांतरण, उसे क्या कहते हैं? विकिरण कहते हैं। चालन एवं संवाहन के माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विकिरण में नहीं होती है। जैसे जो चालन है वो कहाँ हो रहा है? ठोसों में। चालन कहाँ हो रहा है? ठोसों में। चालन कहाँ हो रहा है? हमारा ठोसों में। फिर संवाहन जो है तरलों में, और जो विकिरण है वो वायु में। यानी कि चालन और संवाहन के लिए माध्यम की आवश्यकता होगी, पर विकिरण में नहीं होती है। विकिरण में नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक है ऊष्मा चालकता। ऊष्मा चालकता, चालन में किसी पिंड के आसपास के भागों के बीच ऊष्मा का स्थानांतरण आणविक संगठनों द्वारा संपन्न होता है, परंतु इसमें द्रव के प्रभाव नहीं होता। किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की छड़ इसके दोनों सिरों पर तापों को टी सी और टी डी, यानी कोई दो बिंदु है सी और डी, यहाँ पर ताप टी सी और यहाँ पर ताप टी डी है। तो यहाँ पर स्थापित किया जाए तो प्रवाहित जो है ऊष्मा की दर, प्रवाहित ऊष्मा की दर क्या हो जाएगी? H बराबर के इंटू ए टी सी माइनस टी डी अपॉन एल। यहाँ के जो है छड़ के पदार्थ की क्या है? ऊष्मा चालकता। के कांस्टेंट जो है वो क्या कहलाएगा? ऊष्मा चालकता कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है अवस्था परिवर्तन। समान रूप से द्रव की तीन अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। इन अवस्थाओं में से किसी एक अवस्था से दूसरी अवस्था में संक्रमण, यानी जैसे कि बर्फ है वो तरल में परिवर्तित हो गया, तो क्या हो जाएगा? तरल में उसने क्या करी? अपनी अवस्था परिवर्तन कर ली। या जो है तरल है वो क्या करे? जम जाए, तो उसने भी अपनी अवस्था परिवर्तित कर ली, उसे क्या कहेंगे? अवस्था परिवर्तन। नेक्स्ट टॉपिक है ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसी पदार्थ का ठोस अवस्था से वाष्प में बिना द्रव अवस्था के गुजरे। जैसे कि क्या होता है? बर्फ पहले पिघलेगा तो क्या बनेगा? जल बनेगा। जल बनेगा और जल के बाद वायु बनेगा, पर ऐसा ना हो, वो जल ना बने, सीधे बर्फ से यानी ठोस अवस्था से वायु अवस्था में पहुंच जाए। कौन सी अवस्था में पहुंच जाए? वायु अवस्था में। उसे क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन। नेक्स्ट है न्यूटन के शीतलन का नियम। इस नियम के अनुसार किसी पिंड के शीतलन दर परिवेश के ऊपर वस्तु के ताप अधिक के अनुक्रमानुपाती होती है, यानी डी क्यू अपॉन डी टी इक्वल्स टू क्या होगा? के, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? T2 माइनस T1, जहाँ T1 क्या है? परिवेशी माध्यम। T1 क्या है यहाँ पर? परिवेशी माध्यम का ताप, और T2 जो है पिंड का ताप है। क्या है? T2 पिंड का ताप। जब कोई वस्तु द्रव अवस्था के साथ साम्य में हो तो समस्त निकाय का दाब तथा ताप क्या होता है? समान, तथा साम्य अवस्था में दोनों प्रावस्थाओं के मोलर आयतनों में क्या हो जाएगा? अंतर, घनत्व में अंतर होता है। यह सभी जो है निकायों पर लागू होता है, चाहे उनमें किसी भी प्रावस्था में साम हो, किसी भी प्रावस्था में क्या हो? साम हो। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा तथा ताप की अवधारणा एवं ऊष्मा के अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में अंतरा रूपांतरण का क्या करे? विवेचन करती है। इसके लिए पहला हम
टॉपिक पढ़ेंगे वो है साम्यावस्था। यांत्रिकी में साम्यावस्था से तात्पर्य है निकाय का नेट बाह्य बल या बल आघूर्ण क्या हो जाए, नेट बाह्य बल या बल आघूर्ण क्या हो जाए, शून्य हो जाए। अगर पूछा जाए साम्यावस्था पर क्या शून्य होता है तो बाह्य बल और बल आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। बाह्य बल और बल आघूर्ण शून्य होता है। ऊष्मागतिकी में साम्यावस्था का अर्थ जब किसी निकाय को अभिलक्षणित करने वाले स्थूल चर समय के साथ क्या हो, परिवर्तित नहीं होते, समय के साथ परिवर्तित नहीं होते। ऊष्मागतिकी का शून्य कोटि का नियम। यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक रूप से तापीय साम्य है तो वे परस्पर भी तापीय साम्य है। यहाँ पर देखिए कि यदि दो निकाय है हमारे पास, ये पहला निकाय है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। यदि दो निकाय क्या है, तीसरे निकाय के साथ, ये आपस में जो पहला निकाय तीसरे के साथ और दूसरा निकाय भी जो है तीसरे निकाय के साथ कैसा हो, तापीय साम्य हो। कैसा हो, तापीय साम्य हो ये दोनों, तो ये आपस में भी कैसे हो जाएंगे, तापीय साम्य। अगर ये ज़्यादा टेम्परेचर, ज़्यादा तापमान भी है और इसका कम है तो ये आपस में यहाँ से जो है ऊष्मा का चालन हो जाएगा और दोनों जो है आपस में कैसे हो जाएंगे, तापीय साम्य आ जाएंगे। 1913 में R.H. फाउलर ने शून्य कोटि का नियम क्या किया था, प्रतिपादित किया था। अगला नियम है शून्य, जो ऊष्मागतिकी है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा U दो विधियों से ऊर्जा स्थानांतरण के कारण परिवर्तित हो सकती है। ये विधियाँ क्या हैं, ऊष्मा तथा कार्य। डेल U जो है परिवेश द्वारा निकाय को दी गई ऊष्मा, डेल W निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य और डेल U क्या है, आंतरिक ऊर्जा है निकाय की। ऊर्जा संरक्षण के समान नियम में यह अंतर्निहित है। अंतर्निहित क्या है कि जो डेल क्यू होगा, डेल क्यू क्या होगा, वो डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू के मान के जो होगा योग के बराबर होगा। किसके योग का होगा, आंतरिक ऊर्जा और किए गए कार्य के योग के बराबर होगा। इसका तात्पर्य यह है कि जो ऊर्जा डेल क्यू निकाय को दी जाती है उसका कुछ अंश निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि कर देता है, यानी डेल क्यू में वृद्धि कर देगा और शेष जो है परिवेश पर किया गया कार्य में हो जाएगा। यानी ऊर्जा का क्षरण नहीं हो रहा, कुछ में भी क्या हो रहा है, आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि हो रही है और फिर किया गया कार्य में किया गया कार्य हो रहा है ना। नेक्स्ट टॉपिक है समतापीय प्रक्रम। समतापीय प्रक्रम वह प्रक्रम जिसकी पूरी अवधि में निकाय का ताप स्थिर रखा जाता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। पूरी अवधि में क्या हो, निकाय का ताप स्थिर हो। सिमिलरली क्या हो जाएगा, समदाबी, जिस प्रक्रम में पूरी समय अवधि में क्या हो जाएगा, दाब स्थिर हो जाएगा, वो समदाबी। और समायतनिक प्रक्रम में क्या हो जाएगा कि जो पूरे प्रक्रम में आयतन समान हो, आयतन स्थिर हो, तो ऐसा प्रक्रम क्या कहलाया जाएगा, समआयतनिक प्रक्रम। अगला है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम यदि किसी निकाय को परिवेश से ऊष्मा रुद्ध कर दिया जाए तथा निकाय एवं परिवेश के मध्य ऊष्मा प्रवाहित ना हो तो प्रक्रम रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। यानी निकाय है हमारे पास और जो निकाय है और परिवेश है, ये निकाय है और परिवेश है, दोनों के बीच क्या हो जाए, एक दीवार बना दी जाए ऊष्मारोधी। यानी निकाय का जो ऊष्मा है वो परिवेश में ना जाए और परिवेश की जो ऊष्मा है वो निकाय में ना आ पाए, निकाय में ना आ पाए, तो ऐसे प्रक्रम को हम क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम। आदर्श गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करती है। आदर्श गैस के लिए क्या करती है, आंतरिक ऊर्जा ताप पर निर्भर करेगी। किसी आदर्श गैस के समतापीय प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समतापी, क्योंकि देखिएगा पहला पॉइंट कहता है कि जो आंतरिक ऊर्जा है वो ताप पर निर्भर कर रही है, पर जब समतापी प्रक्रम लेते हैं तो उसमें ताप स्थिर है। ताप कैसा है, कांस्टेंट है, T कांस्टेंट है, ताप स्थिर है, तो आंतरिक ऊर्जा में भी क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला है समतापीय प्रक्रम में गैस ऊष्मा अवशोषित करके कुछ कार्य संपादित करती है, जबकि समतापीय संपीड़न में गैस पर परिवेश द्वारा कार्य होता है, ऊष्मा का निष्कासन होता है।
जो है समतापीय प्रसार में क्या होगा, प्रसार करना है। कैसा करना है, प्रसार करना है, तो ऊष्मा थोड़ी सी अवशोषित होगी और कार्य हो जाएगा, यानी प्रसार हो जाएगा। पर जब संपीड़न होगा किसी चीज़ का, संपीड़न होगा यानी वस्तु सिकुड़ेगी, और वस्तु सिकुड़ेगी तो उसमें से क्या होगा, ऊष्मा का निष्कासन हो जाएगा। अगला है रुद्धोष प्रक्रम में अवशोषित या निष्कासित ऊष्मा शून्य होती है। पर क्या होता है, जब हम रुद्धोष प्रक्रम देखते हैं, रुद्धोष प्रक्रम में क्या हो रहा है कि ना वो निकाय की ऊष्मा किस में आ पा रही है, परिवेश में, और ना परिवेश की ऊष्मा किस पे आ पा रही है, निकाय में। यानी ऊष्मा क्या हो रही है, ना अवशोषित हो रही है ना ही निष्कासित हो रही है। यानी जो है ऊष्मा अवशोषित निष्कासित ऊष्मा कैसी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। अगला प्रक्रम है चक्रीय प्रक्रम। चक्रीय प्रक्रम में निकाय अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट आता है। यानी यहाँ से अगर वो क्या हो, चले, चक्रीय प्रक्रम में निकाय यहाँ से चला और यहाँ से अपनी क्या हो, प्रारंभिक अवस्था जहाँ से उसने शुरू किया था वही लौट आता है, तो क्या होता है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। आंतरिक ऊर्जा अवस्था चर में चक्रीय प्रक्रम के लिए डेल यू यानी आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जाएगा, उसका 0 हो जाएगा। अवशोषित ऊष्मा की मात्रा निकाय द्वारा किए गए कार्य के बराबर होगी। चक्रीय प्रक्रम में क्या होगा कि अगर कोई प्रक्रम है वो क्या कर रहा है, ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है। ऊष्मा क्या कर ले रहा है, अवशोषित कर ली उसने। तो अवशोषित ऊष्मा जो है वो क्या करेगा, उस ऊष्मा का जो है कार्य में लगा देगा। किस में लगा देगा, कार्य में लगा देगा। यानी अवशोषित ऊष्मा जो है वो कार्य के बराबर, किए गए कार्य के बराबर होगी। ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। ऐसा कोई प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ऊष्मा भंडार से ऊष्मा का अवशोषण करना तथा उस ऊष्मा को पूर्णतः कार्य में रूपांतरित करना हो। ये किसने कहा था, केल्विन प्लांक ने। उन्होंने कहा कि ऊष्मा, ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जो क्या करे, ऊष्मा ग्रहण करे और उस पूरी ऊष्मा को क्या करे, कार्य में परिवर्तित कर दे। पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित करे, ऐसा कोई प्रक्रम नहीं है। नेक्स्ट जो है क्लासियस ने क्या कहा कि ऐसा कोई भी प्रक्रम संभव नहीं है जिसका एकमात्र परिणाम किसी ठंडे पिंड से किसी गर्म पिंड में ऊष्मा स्थानांतरण हो। इनने भी ये कहा कि अगर कोई पिंड है और उनसे ऊष्मा एक दूसरे में स्थानांतरित हो रही है तो बिना भी ऊष्मा जो है अगले कार्य में या ऊष्मा का पूर्ण रूप से एक रूप से दूसरे रूप में क्या नहीं कर सकते, हम परिवर्तन नहीं कर सकते। किसी ऊष्मा इंजन की दक्षता एक नहीं हो सकती। यानी अगर उसने ऊष्मा ग्रहण की है तो वो पूरी ऊष्मा को कार्य में परिवर्तित नहीं करेगा। कुछ ना कुछ ऊष्मा जो है पिंड को गर्म करने में या फिर पिंड की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करने में चली जाएगी। अगला है उत्क्रमणीय प्रक्रम। उत्क्रमणीय प्रक्रम कोई ऊष्मागतिकी प्रक्रम तभी उत्क्रमणीय होता है यदि उसे इस प्रकार वापस लौटाया जा सके कि निकाय व परिवेश दोनों अपनी प्रारंभिक अवस्थाओं में वापस आ जाएं तथा परिवेश में कहीं भी किसी भी प्रकार का अन्य परिवर्तन ना हो। उत्क्रमणीय परिवर्तन जो है क्या करें, यहाँ से हम क्या करें, कोई भी क्या हो, क्रियाकारक हो, कोई भी क्रियाकारक से हमने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। हमने क्या बना दिया, उत्पाद बना दिया। यहाँ भी क्रियाकारक से इस तरफ जो है उत्पाद बन गया, क्रियाकारक है और उससे उत्पाद बना। फिर हम उसी जो उत्पाद से क्या बना सके, रिवर्सेबल यानी वापस अभिकर्मक बना सके और क्या हो, उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। जैसे बर्फ़ का पानी में बदलना और पानी का भाप में बदलना। हमने पानी जो है क्या किया, पानी जो है जमाया, बर्फ़ बना ली। क्या बना ली हमने, बर्फ़। और बर्फ़ को जब पानी में बदला तो वो पानी में बदल जाता है। कैसे बदल जाता है, पानी में बदल जाता है, पानी में बदल जाता है। और वही पानी को हम क्या करें, भाप में बदले तो वो भाप में भी बदल जाएगा। और भाप को अगर हम संघनित कर दें बिना वेस्ट किए, किसी पात्र में संघनन कर लें उसका, तो वो पानी में फिर से पुनः रूपांतरित हो जाएगी। यानी एक रूप से दूसरे रूप में तो परिवर्तित किया, पर दूसरे रूप से हम पुनः उसी प्रारंभिक रूप में भी उसे ले के आ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो है प्रक्रम क्या कहलाएगा, उत्क्रमणीय। अगला है अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें भाग लेने वाले पदार्थों और बाहरी वातावरण में बदलाव होता है और उत्क्रमित करने पर वह ठीक अपनी अवस्था में नहीं गुजरता।
वह सीधे प्रक्रम में से प्रक्रिया से गुजरता है। जैसे लकड़ी का जलना, अगर हम किसी लकड़ी को जला दें तो वो कोयले में परिवर्तित हो जाएगी, पर कोयले से हम वापस लकड़ी नहीं बना सकते। मोम अगर हम जला दें तो वो मोम जल जाएगी, पर फिर जली हुई मोम से हम उतनी ही मात्रा में वापस मोम नहीं बना सकते। फिर है चीनी, चीनी मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन का टूटना। अगर हमने चीनी मिट्टी के बर्तन बनाए हैं तो उसे अगर तोड़ा जाए तो वो चीनी मिट्टी में परिवर्तित नहीं हो सकता। ये प्रक्रम क्या कहलाएगा? अनुत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाएगा। अगला है हमारे पास कार्नो इंजन। क्या है? कार्नो इंजन। किन्हीं दो तापों T1 स्रोत का ताप तथा T2 अधिगम के मध्य कार्य करने वाला कार्नो इंजन उत्क्रमणीय इंजन है। दो रुद्धोष्म प्रक्रम से संयुक्त दो समतापी प्रक्रम कार्नो इंजन का निर्माण करते हैं और कार्नो इंजन की दक्षता निम्नलिखित सूत्र से व्यक्त करेंगे। कार्नो इंजन की दक्षता क्या हो जाएगी? किसी भी इंजन की दक्षता एक कभी नहीं हो सकती, एक कभी नहीं हो सकती। तो कार्नो इंजन की दक्षता ईटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 - T2/T1। T1 स्रोत का ताप है और T2 अधिगम का ताप है। ये क्या है? कार्नो इंजन की दक्षता है। किन्हीं दो तापों के मध्य कार्य करने वाले इंजन की दक्षता कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती है, कार्नो इंजन से अधिक नहीं हो सकती है। अगला है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम कहता है कि जैसे जैसे किसी प्रणाली का तापमान परम शून्य ताप 0 केल्विन, परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन के करीब पहुंचता है तो उसकी एंट्रोपी न्यूनतम मान की ओर बढ़ती है, जो कि एक स्थिर मान है। क्या होगा? तृतीय नियम थोड़ा सा टफ है बाकी नियम से। ये नियम कहता है कि किसी भी प्रणाली का तापमान परम शून्य ताप के करीब पहुंचेगा जैसे जैसे, तो उसकी एंट्रोपी क्या हो जाएगी? न्यूनतम मान की ओर बढ़ जाएगी, न्यूनतम मान की ओर बढ़ेगी, जो कि एक क्या है? स्थिर मान है। उदाहरण के लिए जब किसी प्रणाली का तापमान घटता है तो उसके अणु अपनी ऊर्जा खो देते हैं, अपनी ऊर्जा क्या करते हैं? खो देते हैं और अपनी सबसे कम ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाते हैं। इससे एंट्रोपी क्या हो जाती है? कम हो जाती है, एंट्रोपी कम हो जाती है। इसी का दूसरा नाम क्या है? नार्टोनियम, नार्टोनियम नियम है इसका नाम। अगला टॉपिक है हमारे पास कृष्ण विकिरण, कृष्ण पिंड विकिरण। ऐसा आदर्श पिंड जो हर प्रकार की आवृत्ति के विकिरणों को एक समान उत्सर्जित या अवशोषित करता है, कृष्णिका कहा जाता है। इस पिंड से उत्सर्जित विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहेंगे। कोई पिंड है, उसने क्या किया? सभी प्रकार की विकिरण का अवशोषण कर लिया, या सभी प्रकार की विकिरण का अवशोषित या उत्सर्जित भी, अवशोषित जो किया है उसको उत्सर्जित भी कर सकता है। तो कैसा पिंड कहलाएगा? ये कृष्णिका। और उत्सर्जित विकिरण क्या कहलाएगी? कृष्णिका विकिरण कहलाएगी। वास्तव में ऐसा कोई पिंड नहीं होता जो पूर्ण कृष्णिका जैसे व्यवहार करे, परंतु कार्बन जो ब्लैक है, कार्बन ब्लैक कृष्णिका के बहुत समान होता है। कोई भी ऐसा पिंड नहीं है जो हर प्रकार की विकिरण को क्या करे? पूर्ण रूप से अवशोषित कर ले और पूर्ण रूप से उत्सर्जित भी करने में सक्षम हो। पर जो कार्बन ब्लैक है, कार्बन का एक अपर रूप है कार्बन ब्लैक, वो क्या करता है? कृष्णिका के समानता दर्शाता है बहुत कुछ, है ना।